हम सब स्कूल गए हैं और शायद हम सब ने वो क्लास झेली है जहाँ टीचर लगातार बोल रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बस सुनना, सिर हिलाना और नोट्स बनाना है। और फिर घर जाकर असल में उसे समझने की कोशिश करना। बिल्कुल। पर क्या हो अगर सीखने का ये पूरा तरीका ही उल्टा हो? क्या हो अगर असली सीख तब शुरू होती है जब शिक्षक पढ़ाना बंद कर देता है? आज की हमारी पड़ताल इसी क्रांतिकारी विचार पर है। हमारे पास शिव नारायण का एक रिसर्च पेपर है जिसका टाइटल है थर्ड आई फॉर टास्क अंडरस्टैंडिंग। अब इससे पहले कि कोई किसी रहस्यमयी या आध्यात्मिक तीसरी आंख के बारे में सोचने लगे, मैं साफ कर दूं, ये दिमाग की एक कॉग्निटिव एबिलिटी ज्ञान को सीधे स्रोत से ग्रहण करने की क्षमता के बारे में है। सही है। हमारा मिशन ये समझना है कि लर्नोग्राफी नाम का ये नया ढांचा पारंपरिक शिक्षा को कैसे चुनौती देता है और ब्रेन पेज जैसे आइडियाज सीखने की प्रक्रिया को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। और जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। राइट। ये पेपर न्यूरोसाइंस और मोटर साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है। ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। अच्छा। रिसर्च बताती है कि कैसे मस्तिष्क के एसोसिएशन एरिया और मोटर सर्किट को सीखने के लिए सीधे सक्रिय किया जा सकता है, जिससे पारंपरिक सुनने पर आधारित शिक्षा की जरूरत शायद खत्म भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये ज्ञान की तीसरी आंख है क्या? अगर ये कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो फिर ये है क्या? आसान शब्दों में ये हमारे दिमाग की वो छुपी हुई क्षमता है जो हमें बिना किसी बाहरी मदद के सीधे किताब जैसे किसी स्रोत से ज्ञान को सोखने और उसका एक मतलब निकालने की इजाजत देती है, बिना किसी के समझाए। बिना किसी के समझाए। और रिसर्च के मुताबिक इस तीसरी आंख को सक्रिय करने की जो चाबी है वो डेफिनेशन स्पेक्ट्रम में है। डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है किसी भी विषय की एकदम साफ, सटीक और क्या कहते हैं, संरचित परिभाषाएं। अच्छा। सोचिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, अगर आपको उसकी उलझी हुई या अधूरी परिभाषा मिले तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर परिभाषाएं क्रिस्टल क्लियर हों तो दिमाग उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जब एक छात्र इन स्पष्ट परिभाषाओं का इस्तेमाल करके अपने दिमाग में एक ब्रेन पेज बनाता है। ब्रेन पेज मतलब एक तरह का मानसिक नक्शा। बिल्कुल, एक मानसिक नक्शा। तो ये तीसरी आंख सक्रिय हो जाती है। दिमाग खुद ब खुद कॉन्सेप्ट्स की कल्पना करने, उनके बीच कनेक्शन बनाने और स्वतंत्र रूप से अर्थ निकालने लगता है। वाओ, मतलब ये सुनने की पैसिव प्रक्रिया से हटकर ज्ञान के एक्टिव निर्माण की बात है। बिल्कुल, छात्र सिर्फ एक रिसीवर नहीं बल्कि एक क्रिएटर बन जाता है। ये मुझे पारंपरिक क्लासरूम के उस मॉडल की याद दिलाता है जिसका जिक्र पेपर में है, टीचिंग फेज और लर्निंग फेज। हाँ बिल्कुल, टीचिंग फेज शिक्षक का स्टेज परफॉर्मेंस है और लर्निंग फेज छात्र का है जो बस एक दर्शक की तरह सुन रहा है। इस मॉडल में ज्ञान टीचर के दिमाग से छात्र के दिमाग तक हवा में सफर करता है और इस सफर में बहुत कुछ खो जाता है। किताब से दिमाग तक कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। राइट। लर्नोग्राफी इसी गैप को भरने की कोशिश करती है। यहाँ सीखने का असली काम क्लास के बाद होमवर्क में नहीं बल्कि क्लास के अंदर ही होता है, सीधे किताब से। ठीक है, तो ये तीसरी आंख का आइडिया समझ आ रहा है कि दिमाग सीधे किताबों से सीख सकता है। लेकिन ये होता कैसे है? मेरे दिमाग में अपने आप एक नक्शा कैसे बन सकता है? हाँ, यहीं पर शायद ब्रेन पेज का कॉन्सेप्ट आता है ना। सही पकड़ा। ब्रेन पेज इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। ये किसी चैप्टर के ज्ञान का एक मॉड्यूलर मानसिक नक्शा है। ये आपके दिमाग में उस चैप्टर का एक आर्किटेक्चर है और इसे बनाने की प्रक्रिया ही सीखना है। हाँ, वही असल में सीखने की प्रक्रिया है। जब छात्र किसी मदर बुक यानी मुख्य किताब से परिभाषाएं निकालकर उन्हें अपने दिमाग में व्यवस्थित करते हैं तो वे असल में ज्ञान को एनकोड कर रहे होते हैं। तो ये एक नोटबुक में बने नोट्स जैसा नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा डायनामिक है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप सौर मंडल के बारे में सीख रही हैं। पारंपरिक तरीका है ग्रहों के नाम और उनकी जानकारी की लिस्ट रखना। हाँ। लेकिन ब्रेन पेज बनाने का मतलब होगा कि आप अपने दिमाग में एक 3D मॉडल बना रही हैं। आप देख सकती हैं कि सूरज केंद्र में है, बुध उसके सबसे करीब है, बृहस्पति सबसे बड़ा है और पृथ्वी कहाँ है। अच्छा। आप सिर्फ नाम नहीं जानती, आप उनके बीच के रिश्ते को, उनके आकार को, उनकी दूरी को मानसिक रूप से देख सकती हैं। ये एक स्थिर जानकारी नहीं बल्कि एक जीवंत नक्शा है।
ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। और रिसर्च में जाइद साइंस और जाइद जैसे शब्दों का भी जिक्र है। ये इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। अगर ब्रेन पेज सौर मंडल का पूरा 3D मॉडल है, तो जाइद उस मॉडल का एक ग्रह या सूरज है। मतलब ज्ञान की सबसे छोटी इकाई। एग्जैक्टली एक सिंगल क्लियर आइडिया। और इन अलग अलग जाइड्स के बीच जो कनेक्शन और प्रवाह आपके दिमाग में बनता है, उसे जाइड स्ट्रीम कहा जाता है। तो आप अलग अलग विचारों को जोड़कर एक बड़ा कनेक्टेड ज्ञान का ढांचा बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें साइक्लोजाइड की क्या भूमिका है? ये शब्द भी पेपर में आता है। साइक्लोजाइड सिर्फ रटना नहीं है जैसा कि लग सकता है। ये उस गिटारिस्ट की तरह है जो एक नया कॉर्ड सीखने के बाद उसे हजारों बार बजाता है, तब तक जब तक कि उसकी उंगलियां अपने आप सही जगह पर ना पहुंच जाएं। मसल मेमोरी? हाँ, मसल मेमोरी। साइक्लोजाइड दिमाग के लिए वही मसल मेमोरी बनाने की प्रक्रिया है। आप एक ब्रेन पेज मॉड्यूल को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं ताकि वो ज्ञान आपके न्यूरल सर्किट का स्थायी हिस्सा बन जाए। अच्छा। रिसर्च बताता है कि यह प्रक्रिया दिमाग के हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया जैसे हिस्सों को सक्रिय करती है, जो सीखने, याद रखने और मोटर स्किल्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये सिर्फ जानकारी स्टोर करना नहीं है, ये उसे इस्तेमाल करने लायक बनाना है। बिल्कुल सही। ये सब दिमाग के स्तर पर तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक असली क्लासरूम में ये कैसा दिखेगा? मतलब आप 30-40 बच्चों की क्लास में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? इसके लिए तो माहौल भी बिल्कुल अलग चाहिए होगा। हाँ, बिल्कुल। शोध एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम मॉडल का प्रस्ताव करता है। हाँ, और ये पारंपरिक क्लासरूम से बिल्कुल अलग दिखता और महसूस होता है। सोचिए, एक क्लासरूम जहां टीचर लेक्चर नहीं दे रहा, जहां लगभग शांति है, लेकिन हर बच्चा पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ है। ये एक नॉलेज वर्कशॉप जैसा है। नॉलेज वर्कशॉप? छात्र यहाँ छोटे शिक्षक के रूप में काम करते हैं जो खुद को पढ़ा रहे हैं। वे सीधे मदर बुक से परिभाषाएं लेकर अपने ब्रेन पेज बनाने में व्यस्त हैं। एक मिनट, अगर टीचर पढ़ा नहीं रहा तो वो कर क्या रहा है? ये तो टीचर की भूमिका को पूरी तरह से बदल देता है। पूरी तरह से। टीचर यहाँ ज्ञान देने वाले से बदलकर एक ऑपरेटर या मॉड्यूलेटर बन जाता है। ऑपरेटर? हाँ, उनका काम लेक्चर देना नहीं, बल्कि सीखने के माहौल को मैनेज करना है। वे यहाँ सुनिश्चित करते हैं कि छात्र सही तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वे परिभाषाओं को सही ढंग से समझ रहे हैं। मतलब वो प्रक्रिया को गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। वे एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह हैं, जो ज्ञान के फ्लो को मैनेज कर रहे हैं, ना कि उसे बना रहे हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन क्या ये हर छात्र के लिए काम कर सकता है? कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक के व्यक्तिगत जुड़ाव की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या ये मॉडल उन छात्रों को पीछे छोड़ देगा? और शोध इसके कुछ चौंकाने वाला जवाब देता है। रिसर्च में 10 प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं जो बताते हैं कि ये तरीका असल में ज्यादा समावेशी हो सकता है। अच्छा, कैसे? पहला, जो छात्र डेफिनेशन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, वे अवधारणाओं को पारंपरिक तरीकों से कई ज्यादा गहराई से समझते और याद रख पाते हैं। दूसरा, ब्रेन पेज थ्योरी छात्रों में आत्मनिर्भर सीखने की क्षमता को आसमान पर पहुंचा देती है। वो शिक्षक पर निर्भर नहीं रहते। बिल्कुल, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। और बाकी छात्रों का क्या, जिन्हें शायद शुरू में ज्यादा मदद की जरूरत हो? दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल में शिक्षक के पास उन छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए ज्यादा समय होता है, क्योंकि वो लेक्चर नहीं दे रहे हैं। सही बात। वे क्लास में घूमकर उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तीसरा निष्कर्ष मोटर साइंस से जुड़ा है। लिखने और दोहराने की क्रिया से छात्रों के लिखने की फ्लुएंसी और समस्या समाधान कौशल में जबरदस्त सुधार देखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था? शायद सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इस पद्धति का अभ्यास करने वाले छात्र बिना सीधे शिक्षण के भी महत्वपूर्ण प्रगति दिखाते हैं। ये तीसरे आंख तंत्र की असली ताकत को दिखाता है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि क्लासरूम शांत हो जाता है, छात्र शिक्षक पर कम निर्भर रहते हैं, उनमें भटकाव कम होता है। हाँ, क्योंकि वे सक्रिय रूप से काम में लगे हैं। और असल में वे ज्यादा बेहतर सीख रहे होते हैं। ये तो पूरी तरह से पारंपरिक क्लासरूम का उल्टा है। बिल्कुल, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। पारंपरिक क्लासरूम इस धारणा पर चलता है कि छात्र का दिमाग एक खाली बर्तन है जिसे शिक्षक को भरना है। राइट। ये मॉडल कहता है कि छात्र का दिमाग एक शक्तिशाली प्रोसेसर है जिसे बस सही इनपुट और सही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और वह खुद ही ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो इसका कुल मतलब क्या है?
ये सब सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है, इसका असल दुनिया में क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका मतलब है शिक्षा के प्रतिमान में एक बहुत बड़ा बदलाव, पढ़ाने पर आधारित प्रणाली से हटकर मस्तिष्क पर आधारित सीखने की प्रणाली की ओर बढ़ना। ये इस विचार को चुनौती देता है कि समझ बाहरी स्पष्टीकरण से आती है। ये मॉडल मानता है कि सच्ची और गहरी समझ वो संरचित परिभाषाओं और आंतरिक अभ्यास से आती है, जब ज्ञान आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। मतलब ये सिर्फ जानकारी से एक कदम आगे है, ये कौशल बन जाता है। बिल्कुल, ये ज्ञान को निष्क्रिय जानकारी से एक सक्रिय कौशल में बदल देता है, जिसे आप असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ स्कूल के छात्रों के लिए ही नहीं है ना। मैं सोच रही हूँ कि कोई प्रोफेशनल जिसे कोई नई जटिल स्किल सीखनी हो, या कोई डॉक्टर, उसके लिए ये कितना उपयोगी हो सकता है? आपने एकदम सही पॉइंट उठाया। ये आजीवन सीखने यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की नींव रखता है। ये सीखने की प्रक्रिया का नियंत्रण सीखने वाले के हाथों में देता है। ये ज्ञान को सुलभ, लिखने योग्य और समझने योग्य बनाता है। तो ये तीसरी आंख कोई जादुई चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वैज्ञानिक तंत्र है जिसे सही तकनीकों और अभ्यास से किसी भी उम्र में विकसित किया जा सकता है। यह सीखने की प्रक्रिया को डीमिस्टिफाई करता है और इसे एक ठोस, एक्शन पर आधारित प्रक्रिया बनाता है। तो आज हमने ज्ञान की तीसरी आंख की इस फैसिनेटिंग अवधारणा को समझा। एक ऐसा तरीका जो कहता है कि सीखने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि कैसे लर्नोग्राफी, ब्रेन पेज और जाइड साइंस जैसे विचार सीखने को सुनने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया से ज्ञान के सृजन की एक सक्रिय प्रक्रिया में बदल सकते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें इस बड़े सवाल पर ले जाती है कि शिक्षा का भविष्य कैसा हो सकता है। क्या ये सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने या परीक्षा पास करने के बारे में है, या इसका असली मकसद सीखने वालों को संज्ञानात्मक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है? बिल्कुल। जीरो टीचिंग मॉडल का विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। यह हमें बताता है कि सही ढांचे और उपकरणों के साथ मानव मस्तिष्क में स्वतंत्र रूप से सीखने की अपार क्षमता है, जिसे हम शायद अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर दिमाग को सीधे ज्ञान प्राप्त करने और उसे प्रोसेस करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, जैसा कि ये शोध बताता है, तो भविष्य में स्कूलों और शिक्षकों की पारंपरिक भूमिका क्या होगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वे ज्ञान के स्रोत बने रहेंगे, या वे सीखने की प्रक्रिया के आर्किटेक्ट और फैसिलिटेटर बन जाएंगे? उनकी असली कीमत क्या होगी जब छात्र खुद पढ़ना सीख जाएं?